चले खबरों की शुरुआत करते हैं। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस से जुड़े करोड़ों किसान जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए और मरकज के 3 ज़रई कानूनों के खिलाफ पिछले साल के आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवारों के लिए मुआवजे और एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग की थी। कांग्रेस ने मरकजी सरकार पर किसानों के साथ नाइंसाफी करने और उनसे किए गए अपने वादों से मुकरने का भी इल्जाम लगाया है। वहीं इस दौरान कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बयान देते हुए कहा कि किसान की आवाज जंतर मंतर से लेकर देश की संसद तक उठाई जाएगी। देश के किसान की, देश के मजदूर की, देश के मेहनतकश अन्नदाता की, जो पेट और पीठ एक करके इस देश का पेट पालता, उसकी आवाज बुलंद करने के लिए, उसकी आवाज उठाने के लिए आज आप सब यहाँ एकत्रित हुए। आपकी आवाज जंतर मंतर से देश की संसद तक उस बहरी सरकार के कानों तक पहुंचेगी। सरदार सुखपाल सिंह खेड़ा के नेतृत्व में मुझे इस बात का संपूर्ण विश्वास है। महाराष्ट्र एआईएमआईएम सदर इम्तियाज जलील ने सदन के अंदर मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कॉलेजेस तो खुल रहे हैं लेकिन उनमें फैकल्टी ही नहीं है। सर, मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आप 150 से मेडिकल कॉलेजेस खोल रहे हैं, लेकिन आपने अपने जवाब के अंदर ये नहीं बताया है, जबकि सवाल में ये पूछा गया है कि फैकल्टी एक बहुत बड़ा मसला है। सर, मेडिकल कॉलेजेस तो खुल रहे हैं लेकिन कई ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पर प्रोफेसर्स नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर्स नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स नहीं। मेरे खुद के औरंगाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर देयर इज अ ह्यूज वैकेंसी। हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है। ऐसे हालात के अंदर जब आप नए मेडिकल कॉलेजेस खोल रहे हैं सर, तो एक प्रथा है जो गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट को कैसा चीट करती है। एमसीआई की टीम जब नई कॉलेज को विजिट करने के लिए आती है तो आप दूसरे मेडिकल कॉलेजेस से स्टाफ को बुलाते हैं और एमसीआई को ऐसा दिखाया जाता है कि हमारे पास फैकल्टी पूरी तरह से भर ली गई है करके। तो ये प्रथा को कब आप बंद करेंगे? और आप सिर्फ एक आंकड़ा बताइएगा कि अभी प्रेजेंटली कितनी वैकेंसीज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर अक्रॉस द स्टेट या कंट्री है। उधर आम आदमी पार्टी को राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद में करतारपुर साहिब गुरुद्वारे जाने वाले अकीदतमंदों की परेशानियों का मुद्दा उठाया कि इकोनॉमिक पॉलिसीज के चलते 80 के पार डॉलर हो गया है। अगर एक शख्स को $20 की फीस देकर दर्शन करने जाना पड़े तो 1600 रुपए से अधिक उसकी जेब से लगता है। अब मान लीजिए सर कि एक परिवार में 5 सदस्य हैं, वो हर साल जाना चाहते हैं, तो साल का एक परिवार का 8000 रुपए का खर्चा होगा। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि ये $20 की जो फीस है इसे वेव किया जाए और संगत के हर सदस्य को वहां जाने की अनुमति दी जाए। और आखिरी समस्या है सर, जो रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन प्रोसेस है वो बड़ा मुश्किल है, कम्बरसम है, उसे सरल किया जाए ताकि संगत और गुरु घर के बीच में जितनी दूरियां हैं वो मिटाई जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। सपा सदस्य अखिलेश यादव ने मैनपुरी में जीत के बाद बयान देते हुए कहा कि रामपुर उपचुनाव भी वो ही जीत जाते लेकिन वहां बेईमानी हो गई। मुझे दुख है कि रामपुर में जो परिणाम आना चाहिए वो परिणाम नहीं आया। मैनपुरी के साथ साथ अगर रामपुर की भी जीत होती तो समाजवादियों की बड़ी खुशी का वक्त भी होता ही है। जहां खतौली में समाजवादी पार्टी और अरवली की जीत हुई है, रामपुर में सरासर बेईमानी हुई है। मुझे याद है जिस दिन जनसभा हमारी और आदरणीय आजम साहब की थी, जगह जगह पुलिस ने रोका लोगों को, प्रशासन पूरी ताकत झोंके हुआ था कि रामपुर में कैसे हार दिलाई जाए समाजवादी पार्टी की। और तमाम वीडियो हैं, तमाम लोग जो पिटे, तमाम लोग जो अपमानित हुए, तमाम लोग जो चोट खाए हैं, वो वीडियोस अवेलेबल हैं। उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन ने को जो निर्णय लेना चाहिए था वो नहीं निर्णय लिया। मैं समझता हूँ ये इलेक्शन कमीशन के लिए दुखद बात है। हम लोगों की जीत का और अच्छी खुशी होती कि अगर रामपुर भी 7 जीते होते। जहाँ नेताजी के सिद्धांतों पे हम सबको चलना है, वहीं 2024 तक के लिए हमारे सभी समाजवादी कार्यकर्ताओं के लिए इस चुनाव के परिणाम ने ऊर्जा दी है और नकारात्मक राजनीति का अंत हुआ है। ये संदेश इस चुनाव से यहाँ से गया है। मैं बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अपने दल के। उन्होंने आज समाजवादी पार्टी में आने का काम किया है, साथ हैं हमारे। उनका जहां सम्मान होगा वहीं उनके कार्यकर्ताओं के जुड़ने से समाजवादी आंदोलन और तेजी से आगे बढ़ेगा। अखिलेश जी, सवाल अभी भी वही, भूमिका क्या रहेगी चाचा जी? जब चाचा हैं, हमसे बड़े हैं,
तो स्वाभाविक उनकी भूमिका भी होगी उसमें। वहीं समाजवादी पार्टी के जरिए रामपुर उपचुनाव में लगाए गए धांधली के इल्जामात को बीजेपी के रियासती सदर भूपेंद्र सिंह चौधरी ने खारिज कर दिया है। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के और विपक्ष के लोग मैनपुरी के बारे में भी यही कह रहे थे आप लोगों के माध्यम से। आपने बड़े आक्षेप उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं पे, पुलिस प्रशासन पे, सभी लोगों पर खतौली में भी लगाए, रामपुर में भी लगाए। तो जिस प्रकार के परिणाम आए हैं, उन परिणामों में जो उन्होंने आक्षेप लगाए हैं, उस आक्षेप के आधार पर हम लोग रामपुर हारे हैं, मैनपुरी हारे हैं, खतौली हारे हैं। अगर उनके आरोप सही होते तो हम क्यों चुनाव हारते? तो लोकतंत्र में हमें जनता के बीच में रहकर जनता की अपेक्षा के अनुसार काम करना है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो भी हमारे सामने चुनौती है, हमें जनता ने जो काम दिया उस जनता को पूरी ईमानदारी से करेंगे। और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो भी जनता की अपेक्षाएं हैं, उन जनता की अपेक्षाओं के अनुसार जनता की बेहतरी के लिए काम है। बात अगली खबर की। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह चौहान ने गुजरात में कांग्रेस और आप की हार को लेकर तंज कसा है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। 2 राज्यों में चुनाव हुए, हिमाचल और गुजरात। हिमाचल में हम चुनाव हारे नहीं, बदलाव होते रहा है वहां, लेकिन हम 1% मत के अंतर से केवल चुनाव हारे हैं। इसलिए मैं हिमाचल की जनता को भी धन्यवाद दूंगा। लेकिन गुजरात ने जो इतिहास रचा है, गुजरात की जनता ने गुजरात के अपमान का बदला लिया। मोदी आज गुजरात के लिए एक आन मान शान है। आज मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस आज वहां मात्र 17 सीटों पे अटक गई है और वो 17 सीट मत प्रतिशत भी 18% उसके मत गिर गए। ये आत्मचिंतन का है। एक बहुरूपीय भी वहां गए, बहुरूपीय को भी उन्होंने तो कह दिया था मैं ही सरकार बना रहा हूं, उनको भी जनता ने वहां से बाय बाय करा दिया। मैं हिमाचल और गुजरात की जनता को, गुजरात के नौजवानों को कोटिशः धन्यवाद देता हूं। गुजरात ने अपने अपमान का बदला लिया, अपने स्वाभिमान के साथ वोट डालने का काम किया। खबर हिमाचल से जुड़ी। हिमाचल कांग्रेस की सदर प्रतिभा सिंह का ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल में चुनाव वीरभद्र सिंह के नाम पर जीती है और सीएम के फैसले पर हाईकमान को गौर करना होगा। They cannot neglect his family. They cannot neglect because उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के चेहरे पर, उन्हीं के कामों को लेकर हमने ये इलेक्शन जीता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि नाम आप उनका यूज करो, चेहरा उनका यूज करो, फैमिली उनकी यूज करो और आप श्रेय किसी और को दो। ऐसा तो हाईकमांड भी नहीं करेगी। दिल्ली महिला आयोग की सदर स्वाति मालीवाल की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। DCW में तकर्रुरी में गड़बड़ी के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने स्वाति मालीवाल पर इल्जाम तय कर दिए हैं। कोर्ट ने स्वाति मालीवाल, प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक के खिलाफ इल्जाम तय किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि सभी 4 मुलजिमीन के खिलाफ पूरा शक है। एंटी करप्शन ब्यूरो के मुताबिक 11 अगस्त 2016 को साबिक विधायक बरखा शुक्ला सिंह की शिकायत मिली। शिकायत में कहा गया कि दिल्ली महिला आयोग में रूल्स को दरकिनार कर आम आदमी पार्टी के लोगों को मुकर्रर किया गया है। इसी शिकायत की बुनियाद पर कार्रवाई हुई। वहीं राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि रात 8 बजे के बाद शराब बिकती हुई मिली तो थानेदार, CO और SP जिम्मेदार होंगे। पहले मैंने एक बार निर्णय किया था 8 बजे के बाद में शराबी दुकान नहीं खुली रहनी चाहिए। बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा था पूरे प्रदेश के अंदर, विशेषकर महिलाओं और बच्चों में बहुत बड़ा वेलकम भी हुआ था। उस वक्त धीरे धीरे डायलूट हो गया वो, जो हम महसूस करते हैं। आज हमने निर्णय किया है वापस जो है, जो 8 बजे के बाद शराब अगर बिकती मिलेगी, उस जो एरिया के थानेदार हैं, थानेदार CO की जिम्मेवारी होगी, जिसका एरिया पूरा, ओवरऑल जिम्मेवारी SP की होगी कि जिले में 8 बजे के शराब बाद में बिके नहीं। ये एक बड़ा पॉइंट है। इसको मैं समझता हूं कि हम लोग बहुत सीरियस ले रहे हैं कि उससे कई तरह की बीमारी पैदा होती है।